Welcome everyone to this wonderful session of thermodynamics. Now we'll be talking about the units of work. Units of work हमारे क्या हो सकते हैं? अब हम लोग बात करते हैं units of work. As we all know कि these are the modes of energy transfer. That these are the modes of energy transfer. तो इनकी यूनिट्स भी क्या होंगी? एनर्जी वाली ही होंगी. यू कैन से जूल्स और कैलोरीज. अनदर टर्म विच विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू वुड बी लीटर एटीएम. लीटर एटीएम बिकॉज मोस्टली ना डेटा इस वाली टर्म में गिवन होता है आप लोगों को, लीटर एटीएम. तो एक कन्वर्जन हमारे लिए बहुत यूजफुल हो सकती है, दैट इज 1 liter ATM is equal to 101 joules. Alright, this will be very helpful to you, this conversion. So remember it, right? हमने क्या क्या निकाली यूनिट्स ऑफ वर्क? जूल्स, कैलोरीज एंड लीटर एटीएम. और अगर आप कन्वर्जन की बात करें तो 1 लीटर एटीएम इज इक्वल टू 101.3 जूल्स. ऑलराइट, तो चलिए अब चलते हैं हमारे दूसरे टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है वर्क डन इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम. राइट, तो इसकी हम लोग शुरुआत करते हैं नॉर्मल आपके मैकेनिकल वर्क से, जो आपने ऑलरेडी फिजिक्स में पढ़ा हुआ है. क्या निकल कर आता है आपका वर्क? ये निकल के आता है F.ds. राइट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स को हम फर्दर क्या लिख सकते हैं? प्रेशर इनटू एरिया. राइट, बचपन से पता है ये बात तो हमको. इनटू ds एज इट इज. और एक और बात हम लोगों को क्या पता है कि एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट कैन फर्दर बी टेकन एज वॉल्यूम. राइट, so this will come out to be pressure into change in volume, right? dV. तो आ गया हमारा फॉर्मूला, वर्क इज इक्वल टू प्रेशर इनटू वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम. F इज इक्वल्स टू P dV. अब आप बोलोगे कि हमने तो पढ़ा है वर्क इज इक्वल टू माइनस P dV, तो माइनस तो कहीं से आया ही नहीं है ना. तो देखो, माइनस का ये जो साइन है ये सिर्फ हम इसलिए लगाते हैं ताकि हम अपनी साइन कन्वेंशन को सैटिस्फाई कर पाए, टू सैटिस्फाई आवर साइन कन्वेंशन. इस माइनस को सिर्फ इसीलिए लगाया जाता है. देखते हैं कैसे. अब देखो, ड्यूरिंग एक्सपेंशन वॉल्यूम जो है वो बढ़ेगी, चेंज इन वॉल्यूम भी पॉजिटिव आएगा आपका. प्रेशर आपका नेगेटिव हो नहीं सकता, तो यहाँ पे हम लोग एक नेगेटिव लगा देंगे. क्यों? क्योंकि हमको ऑलरेडी पता है कि वर्क एक्सपेंशन कम्स आउट टू बी नेगेटिव, है ना. सिमिलरली वर्क कंप्रेशन हमारा क्या होता है? पॉजिटिव होता है. तो dV नेगेटिव हो जाएगा हमारे कंप्रेशन के केस में. तो हमने बाहर एक और नेगेटिव लगा दिया कि नेगेटिव नेगेटिव दोनों मिलके पॉजिटिव बना देंगे. तो दिस इज ओनली टू सैटिस्फाई आवर साइन कन्वेंशन. दैट्स इट. इट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस नेगेटिव साइन. सो अगले टॉपिक की तरफ बात करते हैं. हमारा अगला टॉपिक, राइट, अब हमको पढ़ना है कि वर्क डन हमको निकालना है फॉर डिफरेंट प्रोसेसेस. हमारा पहला प्रोसेस हम ले रहे हैं आइसोथर्मल प्रोसेस. आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है? टेम्परेचर कांस्टेंट होता है. टेम्परेचर थ्रू आउट द प्रोसेस क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है. अगर आपने 300 केल्विन लिया है तो वो ऑल थ्रू आउट द प्रोसेस इट विल बी 300 केल्विन्स. राइट, अब हम बात कर रहे हैं आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन की. तो देखो, जितना बड़ा ये नाम है, हर टर्म हमको सिग्निफाई कर रही है समथिंग. आइसोथर्मल का क्या मतलब है? अगेन टेम्परेचर कांस्टेंट. रिवर्सिबल का क्या मतलब है कि हम लोग ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं इजीली. कैसे? बिकॉज हमारे पास
इनफाइनाइट नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम पॉइंट्स आएंगे, उसको हम लोग प्लॉट करेंगे एंड वी विल गेट अ ग्राफ, राइट। हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ रिवर्सिबल प्रोसेस के केसेस में ही ग्राफ मिलता है, अदरवाइज नहीं मिलता है। इरिवर्सिबल प्रोसेसेस में हम लोगों को ग्राफ नहीं मिलता है। एक्सपेंशन मतलब द सिस्टम इज डूइंग द वर्क, तो वर्क डन बाय द सिस्टम इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये जो हमारा वर्क डन निकल कर आएगा वो इन टर्म वी कैन से पॉजिटिव निकल कर आएगा, बिकॉज वर्क डन बाय द सिस्टम इज पॉजिटिव, राइट। तो पीछे वाले स्लाइड में हमने देखा था कि वर्क डन का हमने फॉर्मूला निकाला -P एक्सटर्नल डेल्टा V, राइट। अगर हम फॉर अ वेरी स्मॉल चेंज बात करें, फॉर अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क, अगर हम बात करें फॉर अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क, तो we will say that dW is equal to -P external dV, बहुत छोटी वॉल्यूम में चेंज आएगा, राइट। अब देखो, एक यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात क्या है कि फॉर अ रिवर्सिबल प्रोसेस सिस्टम एंड सराउंडिंग्स आर ऑलवेज ऑलमोस्ट इन इक्विलिब्रियम। तो हम इस P एक्सटर्नल को P गैस के इक्वल ले सकते हैं, राइट। तभी तो वो एक रिवर्सिबल प्रोसेस रहा होगा। विल बी -P gas dV, विल राइट इट एज -P gas dV। अब जिस गैस की हम लोग बात कर रहे हैं वो ऑफ कोर्स एक आइडियल गैस है, तो हम लोगों को ऑलरेडी पता है दैट PV इज इक्वल टू nRT। यहाँ से हम P को क्या लिख सकते हैं, nRT बाय P। तो यही करते हैं यहाँ पे भी, मैंने इसको लिख दिया nRT बाय V, जिसको आई एम राइटिंग एज dV बाय V एंड इट इज इक्वल्स टू dW। अगर अब हमको पूरे प्रोसेस के लिए वर्क कैलकुलेट करना है तो व्हाट वी विल डू, वी विल जस्ट सिंपली इंटीग्रेटेड माइनस, राइट। तो इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम V1 टू V2, तो ये क्या निकल कर आ जाएगा, dW को जब आप इंटीग्रेट करोगे तो आपके पास आ जाएगा W इज इक्वल टू -nRT ln V2 बाय V1, राइट। इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/x का, दिस इज ऑफ ln x, राइट। तो ये हमारा आ गया ln V2 बाय V1। तो इसको हम लोग फर्दर क्या लिख सकते हैं, अगर आपको log टू द बेस 10 में आंसर चाहिए, इट विल बी -2.303 nRT log टू द बेस 10 V2 बाय V1, राइट। अब हमको पता है बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2 होता है, तो हमारा V2 बाय V1 को उधर भेज दिया हमने, V2 बाय V1 विल कम आउट टू बी P1 बाय P2, राइट। तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, जो पीछे हमारा वर्क डन आया था ये वाला, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, W इज इक्वल्स टू -2.303 nRT log P1 बाय P2। तो ये दोनों आ गए हैं आपके मेन फॉर्मूले, जिनको आप याद रखेंगे और इनकी डेरिवेशन भी याद रखें, राइट। दूसरा फॉर्मूला भी मैं लिख देती हूँ आपके लिए, दिस वाज -2.303 nRT log V2 बाय V1। these are for isothermal reversible expansion, right। अब एक बार इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा ग्राफ के थ्रू। तो चलिए देखते हैं, अगर हम ग्राफ के थ्रू इसको समझने की कोशिश करें तो कैसा रहेगा। हम प्लॉट कर रहे हैं प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, ये हमने बनाया प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम। यहाँ पे हम अपना इनिशियल पॉइंट ले रहे हैं 1 बोल देते हैं इसको,
यहाँ पे हम अपना फाइनल पॉइंट ले रहे हैं, इसको हम लोग 2 बोल देते हैं। और ये आ गया हमारा कांस्टेंट टेम्परेचर कर्व, आइसोथर्मल कर्व, राइट। तो हमको ये भी पता है कि वर्क डन अगर हमको ग्राफ के थ्रू निकालना है तो आप कैसे निकालोगे, जस्ट सिंपली एरिया अंडर पीवी कर्व। तो अगर हम इसका एरिया निकालने की कोशिश करें तो दिस विल बी लाइक दिस। तो ये जितना भी एरिया इसके अंदर आ रहा है ये क्या होगा, आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन के लिए। और एक और बात हम लोग भूल गए, एरो लगाना ज़रूरी होता है। पता तो होना चाहिए ना कि आप किधर से किधर जा रहे हो। दिस वॉज योर वॉल्यूम V2 एंड दिस वॉज V1। आप वॉल्यूम V1 से V2 की ओर जा रहे हैं। V2 इज मोर देन V1, मतलब कि एक्सपेंशन का केस है, राइट। तो दिस विल बी योर एरिया अंडर द कर्व, ठीक है। तो नेक्स्ट की तरफ बात करें, चलिए। तो नेक्स्ट है हमारा आइसोथर्मल रिवर्सिबल कॉम्प्रेशन। दिस इज क्वाइट सिमिलर टू द प्रीवियस वन। आई वुड से कि अगर हम लोग ग्राफ के थ्रू ही देखें, ये आ जाएगा हमारा प्रेशर, वॉल्यूम, तो हमने पॉइंट्स ले लिए। अब की बार हमारा इनिशियल पॉइंट यहाँ पे है 1 और फाइनल पॉइंट यहाँ पे है 2, और ये आ गया हमारा कर्व आ जाएगा फॉर श्योर बिकॉज इट इज रिवर्सिबल। हमेशा ध्यान रखिएगा, ग्राफ आप सिर्फ किसके केस में बना सकते हैं, कर्व आप सिर्फ किसके केस में बना सकते हैं, ओनली ऑन इन केस ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेसेस, बिकॉज यू विल हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम पॉइंट्स जिनको आप प्लॉट करके ग्राफ बना सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अगर अब हम इसके लिए बात करें तो हमने यहाँ V1 से शुरू करा और V2 पे ख़त्म किया। नाउ V2 इज लेस दैन V1, कॉम्प्रेशन का केस है, तो हमारा वर्क कैसा आएगा इसमें, वर्क कॉम्प्रेशन विल बी पॉजिटिव। तो फॉर्मूला रिमेन्स द सेम, इसको भी आप सिमिलरली जैसे हमने पिछले सेशन में डिराइव किया था, पिछली स्लाइड में डिराइव किया था, इसको भी आप वैसे ही कर सकते हैं। दैट वर्क इज इक्वल्स टू -2.303 nRT log V2 बाई V1, या फिर आप इसको बॉयल्स लॉ लगा के आप P1 बाई P2 लिख सकते हैं। W इज इक्वल्स टू -2.303 nRT log 1 बाई P2, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं अपने केस 3 की। तो हमारा केस 3 है आइसोथर्मल इररिवर्सिबल एक्सपेंशन। अब बात आती है इररिवर्सिबल प्रोसेस की, यानी आपको इनिशियल पॉइंट पता है और फाइनल पॉइंट पता है, बीच में क्या हुआ वी डोंट नो अबाउट इट, ऑलराइट। तो एक बार चलिए ग्राफ के थ्रू देखते हैं इसको। ये रहा हमारा प्रेशर, यहाँ है हमारी वॉल्यूम, यहाँ ले लेते हैं हमारा इनिशियल पॉइंट 1 और ये रहा हमारा फाइनल पॉइंट 2। तो इसमें सिर्फ हमको इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स ही पता है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग देखते हैं। को ये पता है दैट दिस इज V1, दिस इज V2, और हम लोगों को क्या पता है, दिस इज 2 एंड दिस इज P1, राइट। ग्राफ नहीं बना पाएंगे हम, ठीक है। तो इसके लिए भी हम लोग देखते हैं जो हमने सबसे पहली स्लाइड में डिराइव किया था, दैट वाज वर्क इज इक्वल टू -P एक्सटर्नल डेल्टा V। डेल्टा V को हम लोग क्या लिख सकते हैं, V2 माइनस V1, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, तो इट इज जस्ट सिंपली -P एक्सटर्नल V2 माइनस V1, ठीक है। नाउ दिस इज एक्सपेंशन, ये बात हमको पता है कि वर्क एक्सपेंशन कम्स आउट टू बी नेगेटिव, ठीक है जी। तो चलिए अगर अब हमको इसके ग्राफ के थ्रू हमको निकालना है वर्क डन, तो हम कैसे निकाल सकते हैं। तो देखिए ये तो हो गया हमारा डेल्टा V, राइट, और जो ये हमारा फाइनल पॉइंट है 2, यही रहा होगा हमारा
ये रहा हमारा P एक्सटर्नल, राइट। तो अगर हम इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल लें, इस रेक्टेंगल का अगर हम लोग एरिया निकाल लें तो ये क्या निकल के आ जाएगा, आइसोथर्मल इररिवर्सिबल एक्सपेंशन के लिए हमारा वर्क डन निकल के आ जाएगा सिंपली। और अगर मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताऊं, अगर आपको कभी भी इररिवर्सिबल प्रोसेसेस के लिए ग्राफ में देख के वर्क डन निकालना है, यानी कि आपको एरिया निकालना है, तो फाइनल पॉइंट पकड़िए, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो रेक्टेंगल बन रहा है वो बनाइए और उसका एरिया निकाल लीजिए। दैट्स द शॉर्टेस्ट ट्रिक यू कैन यूज। ओके, तो चलिए हम अपने नेक्स्ट केस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट केस है हमारा आइसोथर्मल इररिवर्सिबल कंप्रेशन। इसके लिए भी हम लोग सेम वही फॉर्मूला यूज करेंगे। लेट मी यूज अनदर पेन, that it is minus P external V2 minus V1, or you can say delta V, or just final volume minus initial volume। ठीक है जी। और एक और बात हमको क्या पता है कि वर्क कॉम्प्रेशन ऑलवेज कम्स आउट टू बी पॉजिटिव। इसको भी एक बार हम लोग अब ग्राफ के थ्रू देख लेते हैं। अगर हम लोग ग्राफ की बात करें तो ये आ गया प्रेशर, ये आ गया वॉल्यूम। तो अगर हम इसको ग्राफ के थ्रू बात करें तो देखो ये रहा हमारा प्रेशर, ये रही हमारी वॉल्यूम। यहाँ ले लेते हैं हमारा इनिशियल पॉइंट 1, ये रहा हमारा इनिशियल फाइनल पॉइंट 2। और ग्राफ बनेगा क्या? नहीं बनेगा, राइट। तो देखो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग देख लेते हैं। ये है हमारी वॉल्यूम V1, ये आएगी हमारी फाइनल वॉल्यूम V2, और देख लेते हैं हमारे प्रेशर्स P1 एंड दिस इज P2। अब आपको बताया गया था कि जो ये हमारा फाइनल पॉइंट होता है, तो ये हमारा फाइनल पॉइंट होता है 2, इसमें क्या होता है, एट दिस पॉइंट P एक्सटर्नल इज इक्वल टू P गैस। तभी तो चल रहा है ना प्रोसेस, है ना। फाइनल पॉइंट पे क्या हो जाएगा, P एक्सटर्नल विल बी इक्वल टू P गैस। और आपको क्या बताया गया था कि फाइनल पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग आप क्या बना लीजिए, एक रेक्टेंगल बना लीजिए। क्यों? देखिए ये तो अगेन फिर से आ गया हमारा डेल्टा V। अब हमको चाहिए P एक्सटर्नल। P एक्सटर्नल यही तो होगा जो P2 की वैल्यू है। तो अगर आप, ये आ गया हमारा P एक्सटर्नल, राइट। तो अगर आप इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेते हैं, जिसको मैंने येलो से शेड कर रही हूँ, अगर आप इस रेक्टेंगल का फॉर्मूला निकाल लेते हैं तो दिस विल बी योर एरिया अंडर द कर्व फॉर आइसोथर्मल इररिवर्सिबल कंप्रेशन, राइट, सिंपली। तो देखो कितना इजी है, हो गया, राइट। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कंक्लूजन्स की। तो सबसे पहला कंक्लूजन जो हमारा निकला वो हम निकालते हैं, फॉर आइसोथर्मल एक्सपेंशन। आइसोथर्मल एक्सपेंशन के लिए हमने क्या देखा था, देखिए आइसोथर्मल एक्सपेंशन, दिस वॉज आवर आइसोथर्मल एक्सपेंशन के केस में हमने देखा दिस वॉज द एरिया इन केस ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस एंड दिस वॉज द एरिया इन केस ऑफ इररिवर्सिबल प्रोसेस। तो देखो हम लोग यहाँ से क्या कंक्लूड कर सकते हैं, दैट वर्क रिवर्सिबल इज मोर देन वर्क इररिवर्सिबल। देखिएगा मैं सिर्फ वैल्यूज को कंसीडर कर रही हूँ विदाउट साइन, वो तो हमको पता ही है एक्सपेंशन वर्क है तो नेगेटिव होगा, राइट। सेकेंड कंक्लूजन की अगर मैं बात करूं, इट इज फॉर आइसोथर्मल कंप्रेशन, फॉर आइसोथर्मल कंप्रेशन। चलो दिखा देती हूँ एक बार हम लोगों ने क्या क्या डिराइव किया था। कंप्रेशन के केस में हमने देखा दिस वाज द एरिया अंडर द कर्व, और
आइसोथर्मल इररिवर्सिबल दिस वाज द एरिया फॉर कंप्रेशन। किसका ज़्यादा है? ऑफ कोर्स इररिवर्सिबल प्रोसेस का। तो वर्क इररिवर्सिबल was more than work reversible। वैल्यूज पॉजिटिव ही रहेंगी, क्यों? क्योंकि वर्क कंप्रेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव, राइट? दैट्स इट। तीसरे कंक्लूजन की अगर मैं बात करूं आप लोगों को समझाने के लिए, तो दैट इज कि अगर कभी भी कोई प्रोसेस कांस्टेंट प्रेशर के अंदर हो रहा है, राइट, इफ द प्रोसेस is taking place under constant pressure, तो वो हमेशा कैसा प्रोसेस होगा? इट विल ऑलवेज बी एन इररिवर्सिबल प्रोसेस। कैसा रहेगा? इररिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है जी। तो ये हमारे निकल गए 3 कंक्लूजन्स फॉर आइसोथर्मल प्रोसेसेस। फर्दर अब हम लोग बात करने वाले हैं हमारा प्रोसेस नंबर 2, दैट इज एडियाबेटिक प्रोसेस। ये है हमारा एडियाबेटिक प्रोसेस। अब एडियाबेटिक प्रोसेस में हमको पता है क्या होता है कि जो हमारा Q होता है, Q यानी कि जो हमारी हीट एक्सचेंज होती है वो 0 होती है। जितनी हीट आपके सिस्टम के अंदर है वो अंदर ही रहेगी, अंदर की हीट बाहर नहीं जा सकती है, बाहर की हीट अंदर नहीं आ सकती। सो इन एडियाबेटिक प्रोसेसेस no heat is not allowed neither to leave the system nor to enter the system। that's what we understood, right? इसके लिए भी अब हम लोग बात कर लेते हैं वर्क डन की। तो चलिए इसके लिए भी कैलकुलेट कर लेते हैं कि वर्क डन कितना निकल के आता है। तो यहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं? कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस। अब एडियाबेटिक सुनते ही आपके मन में क्या क्वेश्चन आता है? क्या आता है सबसे पहले? दैट PV रेज टू पावर गामा इज कांस्टेंट, राइट? तो वो निकल के कैसे आता है? बताओ बताओ, निकल के कैसे आता है? चलो डिस्कस करते हैं उसको भी। चलिए ये एक बार शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ जनरल बातें भी बता देती हूँ जो वैसे हमने पिछले सेशंस में डिस्कस की हुई है, बट स्टिल लेट्स कंटिन्यू। तो यहाँ हम लोग कर सकते हैं, अगर मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की बात करूँ, फ्लॉट इन शॉर्ट, राइट? तो हमको पता है दैट डेल्टा U यानी कि इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, इनफैक्ट चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, इट इज हीट एडेड टू द सिस्टम plus work done on the system, right? That is why it is plus। तो ये निकल के आता है हमारा delta U is equal to Q plus W, which is our first law of thermodynamics, right? अगर हम इसको पर्टिकुलरली एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए देखें तो अभी आपको बताया गया कि there will be no heat transfer in case of adiabatic process। तो देखिए ये तो हो गया 0, तो यहाँ से क्या निकल के आया? दैट डेल्टा U इज इक्वल टू W, राइट? कि जो हमारा चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो वर्क डन के इक्वल होगा जब हम एडियाबेटिक प्रोसेसेस की बात करें। अगर अब मैं आपके आगे बात करूं एक्सपेंशन की, तो मुझे पता है कि एक्सपेंशन के दौरान जो वर्क होता है वो कैसा होता है? नेगेटिव होता है। तो अगर मैं यहाँ पे भी माइनस लगा दूँ तो मुझे यहाँ पे भी इसको भी नेगेटिव करना पड़ेगा, राइट? बिकॉज दीज हैव टू बी इक्वल। तो मुझे यहाँ से क्या पता चल रहा है कि ड्यूरिंग एक्सपेंशन के दौरान हमेशा क्या होगा? देयर विल बी डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, राइट? देयर विल बी डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अब ऐसा क्यों हुआ?
कि अगर सिस्टम एक्सपैंड किया तो उसकी इंटरनल एनर्जी को डिक्रीज होना पड़ा। क्यों? क्योंकि देखो हीट को तो अलाउड है नहीं इधर से उधर जाना, राइट? तो जो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी है वो अपनी उस एनर्जी को यूज करेगी टू एक्सपैंड, टू गेट एक्सपैंड, राइट? तो यहाँ पे हमको पता चलेगा कि अगर अब डेल्टा यू डिक्रीज हुआ तो टेम्परेचर भी डिक्रीज होगा, राइट? डेल्टा यू अगर डिक्रीज हुआ तो टेम्परेचर भी डिक्रीज होगा। ऐसा क्यों? बिकॉज हमको पता है दैट इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम डिपेंड्स ओनली ऑन द टेम्परेचर, यानी कि वी कैन से दैट दीज टू आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, राइट? तो ये थी हमारी एक छोटी सी बात। सिमिलरली अगर मैं इसको कंप्रेशन के लिए कहूँ तो सेम फंडा अप्लाई होगा एंड आई कैन से कि डेल्टा यू जो है वो इंक्रीज होगा, जिसके वजह से क्या होगा, हमारा टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये थी हमारी कुछ छोटी सी बातें, ज़रूरी बातें एडियाबेटिक प्रोसेसेस के बारे में। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोगों को क्या करना है। अब हम आपको बताने वाले हैं कि जो एडियाबेटिक प्रोसेस सुनते ही हमारे दिमाग में घंटी बजती है, दैट PV रेज टू पावर गामा इज कांस्टेंट, राइट? इसके साथ साथ कुछ टोटल एंड 3 टर्म्स आती हैं ऐसी, जिनमें से कि सबसे ज़्यादा याद हमको यही रहती है ना? तो देखते हैं कि ये आया कहाँ से। इसकी हम लोग डेरिवेशन करने वाले हैं कि ये आया कैसे। ठीक है, चलिए इसकी डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। शुरुआत इसकी भी वहीं से करते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लगा के। तो अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स यहाँ लगा दें तो इट विल बी डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अगेन हीट एक्सचेंज इज नॉट अलाउड, एडियाबेटिक प्रोसेस की बात हो रही है, तो मैंने कर दिया हीट को 0। यहाँ से अगेन क्या निकल के आ गया, दैट डेल्टा यू इज इक्वल टू W is equals to work done, that change in internal energy is equal to the work done, right? अब हमने पिछले सेशंस में बात की थी कि डेल्टा U को मैं लिख सकती हूँ NCV डेल्टा T, राइट? CV हमारा है मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये आप लोगों को बहुत अच्छे से आता होगा। इज इक्वल्स टू W, W को हम लिख सकते हैं -P एक्सटर्नल डेल्टा V, लिख देते हैं इसको -P एक्सटर्नल डेल्टा V, राइट? और अगर मैं बहुत स्मॉल चेंजेस की बात करूं तो मैं सेम इक्वेशन को क्या लिखूंगी, NCV dt इज इक्वल टू -P एक्सटर्नल dV। ठीक है जी, इस बात में कोई डाउट नहीं है। अब जब हम बात कर रहे हैं तो हमारा जो P एक्सटर्नल होगा वो किसके इक्वल होगा, हम लोग एडियाबेटिक रिवर्सिबल प्रोसेसेस की बात कर रहे हैं, राइट? मैं लिख भी देती हूँ ताकि आप लोगों को ना कोई कंफ्यूजन ना हो। फॉर एडियाबेटिक रिवर्सिबल प्रोसेस की बात हो रही, एडियाबेटिक रिवर्सिबल प्रोसेस, तभी मैं ले सकती हूँ that P external is equals to P gas, because in case of reversible processes system and surroundings are always almost in equilibrium, right? तो यहाँ से हमारा निकल कर आ गया that P external is equals to P gas। अब जिस गैस की हम लोग बात कर रहे हैं वो कैसी गैस है, इट इज आइडियल गैस, तो लगा देते हैं आइडियल गैस लॉ। ये क्या कहता है, PV इज इक्वल टू nRT, राइट? तो यहाँ से हमारा P कितना निकल के आ गया, ये कब हमारा आ गया निकल के nRT बाई P, राइट? तो डाल देते हैं इसको। अगर अब हम इसको फर्दर कंटिन्यू करें तो इट विल बी NCV dt इज इक्वल टू nRT बाई V इंटू dV, राइट? कुछ कट रहा है क्या, राइट, कट रहा है। N से N हम लोग हटा सकते हैं। और एक और बात आपको साइड बाय साइड बता देते हैं,
CV को मैं लिख सकती हूँ R अपॉन गामा माइनस 1, राइट, R अपॉन गामा माइनस 1। ये बातें हमने पिछले सेशन में भी की थी। हमने दो इक्वेशन से इस बात को डिराइव किया था। पहली इक्वेशन थी जिनमें से CP माइनस CV इज इक्वल टू R, और हमारी दूसरी इक्वेशन थी CP बाय CV इज इक्वल्स टू गामा, राइट। मतलब इन दोनों के रेशियो को भी कॉल एज गामा। तो अगर आप इन दोनों इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट CV इज इक्वल टू R अपॉन गामा माइनस 1, राइट। तो यहाँ पे मैंने CV को लिख दिया R अपॉन गामा माइनस 1 dt एज इट इज RT dV बाय P, राइट। अब यहाँ से R हट जाएगा, राइट, R से R हमारा कैंसिल हो गया। अब क्या करते हैं, टेम्परेचर को dt की साइड ले जाते हैं और गामा माइनस 1 को उधर भेज देते हैं, माइनस माइनस, राइट, टेक केयर ऑफ इट। तो दिस विल बी dt बाई t इज इक्वल टू माइनस ऑफ गामा माइनस 1। तो इसको आई कैन राइट इट एज 1 माइनस गामा, राइट। माइनस हमारा हट चुका है, नेगेटिव अब हमारा हट चुका है। कैसे, माइनस यहाँ ऑलरेडी था, उधर गया हमारा गामा माइनस 1, तो ये क्या निकल के आ गया 1 माइनस गामा, राइट। ये हमारा ऐसे आ गया, ठीक है जी। फर्दर इसको कंटिन्यू करते हैं। तो ये हमारा क्या निकल के आ गया 1 माइनस गामा dV बाय V, राइट। चलो नाउ लेट्स इंटीग्रेट इट। अगर अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर दिया, इसको इंटीग्रेट कर दिया, गामा इज कांस्टेंट, 1 इज कांस्टेंट, सो 1 माइनस गामा इज डेफिनेटली अ कांस्टेंट। इसको हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं T1 से लेके T2 तक, इसको कर देते हैं V1 से लेके V2 तक। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, क्या हो जाएगा ये, it will be ln T2 by T1 is equal to 1 minus gamma ln V2 by V1, right? So this will be ln T2 by T1 is equal to 1 minus gamma ln V2 by V1, right? अब हमको पता है कि इसको हम लोग पावर में लेके जा सकते हैं इसकी, है ना। तो चलिए करते हैं। ln T2 by T1 will be equal to ln V2 by V1 की पावर 1 minus gamma, right? Easy, no issues। अब हम log को हटा सकते हैं, right? तो यहाँ से हमारे पास निकल के आ जाएगा T2 by T1 is equal to V2 by V1 raised to power 1 minus gamma, right? तो देखिए फर्दर अगर हम इसको क्या लिख सकते हैं, T2 अपॉन T1 को वी कैन राइट इट एज P2 V2 ओवर P1 V1, राइट। क्यों, यहाँ पे भी हमने क्या किया है, आइडियल गैस लॉ यूज़ की है, PV इक्वल्स टू nRT, है ना। अगर मुझे T को यूज़ करना है तो इधर हमारा T2 है, ये P2 V2 एंड दिस विल बी P1 V1 nR T1। तो nR से nR कैंसिल हो जाएगा, T2 बाई T1 विल बी इक्वल टू P2 V2 अपॉन P1 V1। तो देखिए जल्दी से करते हैं इसको। अगर अब हम इन दोनों को यूज़ करें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इट विल बी P2 V2 अपॉन P1 V1 इज इक्वल टू V2 रेज टू पावर 1 माइनस गामा ओवर V1 रेज टू पावर 1 माइनस गामा। इसको अब हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको हम लोग कर लेते हैं V1 बाई V2 रेज टू पावर गामा माइनस 1, राइट। इट विल बी ईजियर फॉर अस। इसको आई एम राइटिंग एज तो इसको मैं फर्दर क्या लिख सकती हूँ, V1 बाई V2
रेस टू द पावर गामा माइनस 1, राइट। जो ये वाली टर्म थी इसके साथ मैंने क्या किया, रेसिप्रोकल कर दिया और पावर में गामा माइनस 1 आ गया उसके वजह से, राइट। तो अगर अब हम इसको फर्दर देखें तो ये आ जाएगा P1 V1 रेस टू पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू P2 V2 रेस टू पावर गामा माइनस 1, राइट। तो अगर अब हम यहाँ पे नॉर्मल अपने एक्सपोनेंट्स यूज़ करते हैं, यहाँ पे है पावर 1, तो ऐड हो जाएगा गामा माइनस 1 प्लस 1, तो सिर्फ गामा ही बचेगा। सो इट विल बी P1 V1 रेस टू पावर गामा, सिमिलरली दिस साइड P2 V2 रेस टू पावर गामा। तो यहाँ से आप क्या कंक्लूड कर सकते हैं, दैट PV रेस टू पावर गामा इज कांस्टेंट, राइट। ये हमने यहाँ पर कर दिया कंक्लूड कि PV रेस टू पावर गामा इज कांस्टेंट, ठीक है जी। अगर अब हम दोनों, अभी हम लोगों ने P2 V2 अपॉन P1 V1 इज इक्वल टू V2 बाई V1 रेस टू पावर 1 माइनस गामा को इक्वेट किया था। अगर अब हम क्या करते हैं, अगर अब हम इक्वेट करते हैं इन दोनों टर्म्स को, अगर अब हम इक्वेट करते हैं इन दोनों टर्म्स को, तो क्या निकल कर आएगा, दिस विल बी T2 बाई T1 इज इक्वल टू V1 बाई V2 रेस टू पावर गामा माइनस 1, राइट। सेम वही किया हम लोगों ने, रेसिप्रोकल किया जिसके वजह से पावर हो गई गामा माइनस 1। इसको अगर अब हम फर्दर सॉल्व करें तो क्या आएगा, T2 V2 रेस टू पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू T1 V1 रेस टू पावर गामा माइनस 1, राइट। तो यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं, दैट TV रेस टू पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, राइट। ये आ गई हमारी दूसरी टर्म। सिमिलरली अगर आप आगे के दो चीज़ों को इक्वेट करेंगे तो आपके पास आ जाएगी हमारी तीसरी टर्म, राइट। तो थोड़ा सा मेसी हो गया है, लेट मी सॉर्ट इट, राइट। नाउ इट्स फाइन, ठीक है जी। चलिए ये हो गया हमारा अच्छे से, ठीक है। तो हमारा एडियाबैटिक प्रोसेस आपको क्लियर है, ये क्या हुआ हमारे एडियाबैटिक प्रोसेस में, आ गया PV रेस टू पावर गामा इज कांस्टेंट,